जी, बढ़ेंगे आमिर शरीफ साहब की जानिब। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने मुर्शिद अस्पताल के बारे में बताया और मुख्तलिफ अस्पतालों में सेहत के हवाले से प्रोग्राम जारी व सारी रहते हैं। मुर्शिद अस्पताल में सेहत के हवाले से क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? मुर्शिद अस्पताल में अगर सेहत के हवाले से प्रोग्राम की बात करूं तो वेलफेयर जो है सर फहरिस्त है। वेलफेयर में जैसे अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है और उसको बिला रंगो नस्ल कौम जात पात के अलावा इससे हम पेशेंट को पेशेंट समझते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं। माशाल्लाह। कोई भी पेशेंट ऐसा वापस नहीं जाता जिसके पास पैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 10वां साल चल रहा है मुर्शिद हॉस्पिटल में। डिफरेंट असाइनमेंट्स पे मैंने काम किया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा और हॉस्पिटल में एक बहुत छोटे से लेवल से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। और मैंने जब डे फर्स्ट पे मैंने देखा ये सारी चीज़ें, तो जो इनर सेटिस्फेक्शन होती है पेशेंट्स को देख के, जो सिक आ रहा है पेशेंट जिसको ज़रूरत है इमरजेंसी में, तो कई दफ़ा ऐसे सिनेरियोज होते थे लोगों के पास पैसे नहीं होते। मेरे सामने की बात है, तो पैसे नहीं होते थे, तो हम उन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के पेशेंट का एक पूरा हमारा डिपार्टमेंट है वेलफेयर एसोसिएशन, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जी, वो उसको असेस करते थे। उसके कोऑर्डिनेटर्स या उसके जो लोग हैं, जो मॉनिटर्स हैं, वो असेस करने के बाद अगर वो जीरो पे पेशेंट आ रहा है तो जीरो पे उसको फैसिलिटेट करते थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आज तक ऐसा चल रहा है। इसके अलावा सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो सेहत सहूलत प्रोग्राम जो लास्ट इमरान खान साहब ने स्टार्ट करवाया था, अच्छा, तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारा कराची इसमें अभी शामिल नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब को ऐड करवा दिया था, KPK को ऐड करवाया गया था। और अगर मैं बात करूं इंटीरियर सिंध में थरपारकर, जो थरपारकर पूरा इसको कैटर कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह फ्यूचर नियर में बात चल रही है गवर्नमेंट के साथ भी, डिफरेंट लोगों के साथ, कि वो बलूचिस्तान जो है उसको भी ऐड करेंगे। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट जिसके पास CNIC उसका सेहत सहूलत कार्ड है, अच्छा, CNIC पे अगर एड्रेस उसकी वहाँ की है और तो एक कोड है, कोड हम उस पर डालते हैं तो वो पेशेंट उसमें एलिजिबल आ जाता है, उसकी पूरी फैमिली। वो पेशेंट हमारे पास आता है, उसको जीरो पे लिया जाता है, टोटल उसकी कॉस्ट जो है वो बियर की जाती है, अच्छा, टोटल सारी चीजें सेहत सहूलत उसको बियर कर रहा था और उसके जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड है, अच्छा, और वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें लॉस हो रहा होता है। अगर मैं एक बात करूं ऑर्थोपेडिक सर्जरी की, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो इम्प्लांट्स लगते हैं, बड़ी चीज़ें लगती हैं जो अच्छी खासी कॉस्ट होती है और हमें एक लिमिटेड अमाउंट मिल रहा होता है, तो मुर्शिद अस्पताल की वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो उसमें जाके कंट्रीब्यूट कर रही होती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि अगर एक पेशेंट का फॉर एग्जांपल एक बजट जो हमें मिला हुआ है वो 100,000 है और उस पे जो कॉस्ट आ रही है 500,000 आ रही है, तो वो ऐसा नहीं कि वो बाकी पैसे पेशेंट से लिए जाते हैं, वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो वेलफेयर एसोसिएशन देख रही होती है। अच्छा। ये तो है सेहत सहूलत प्रोग्राम। इसके अलावा जो फिस्टूला, वेजिको विजाइनल फिस्टूला है, एनो जो फिस्टूला है, जो फीमेल्स में कॉमन जो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम देखते हैं, उसको पूरा एंटरटेन करते हैं। इवन अगर उसके साथ कोई अटेंडेंट है तो उसको भी पूरा का पूरा फैसिलिटेट, लाइक उसको अकोमोडेशन और खाना पीना सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा सोसाइटी में जो कटे होंठ और तालू वाले बच्चे पैदा होते हैं, तो वो वाले जो पेशेंट्स है उसको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है कहते हैं। तो वो जितने भी पेशेंट्स हैं, वो इंटीरियर सिंध से हों, वो इंटीरियर बलूचिस्तान से हों, वो पंजाब से हों, पूरे पाकिस्तान से कोई भी पेशेंट अगर मेरे पास आता है, हमारे पास आता है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट करते हैं। एक बड़ी कॉमन मसला है कैटरेक्ट का, मोतिया, सफ़ेद मोतिया जिसको हम बोलते हैं जी। तो इसका अगर कोई भी पेशेंट आता है, उसमें कोई एज का कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी जिस एज का जिस कैटेगरी का पेशेंट आता है, हम उसको जीरो पे पूरा का पूरा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं माशाल्लाह। इसी के साथ अगर डायबिटीज़ की बात करें, अगर किसी को डायबिटीज़, पाकिस्तान माशाल्लाह बाकी चीज़ों में तो तरक्की नहीं कर रहा, डायबिटीज़ में अगर हम जो है काफ़ी ऊपर आ गए हैं, काफ़ी ऊपर आ गए हैं, तो सॉरी मैंने नेगेटिव बात की, तो उसमें जो पेशेंट है उसको ना सिर्फ उसकी डायग्नोज से लेके उसकी ट्रीटमेंट तक उसकी सारी चीज़ें हम मुर्शिद करता है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो जो स्क्रीनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हेपेटाइटिस C किसी को पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी जो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट है, उसकी कंसल्टेशन है, वो पूरी की पूरी फ्री होती है। इसी के साथ अगर हम TB की बात करें तो TB का अगर कोई पेशेंट आता है तो वो पूरे का पूरा उसका डायग्नोज से लेके एंड तक जितना प्रोसेस होता है, जब तक वो डिक्लेयर नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक उसकी सारी की सारी फॉलोअप, सारी की सारी मेडिकेशंस, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद कर रहा है। अच्छा, कोरोना का वक्त अभी गुजरा है, हम सब ने देखा है कोरोना का दौर, और जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनको हॉस्पिटल्स मना कर देते थे कि अब हमारे पास कोरोना के वार्ड्स नहीं बिल्कुल, वार्ड्स खत्म हो जाते थे। कोरोना के उस दौर में जब घर में आपको वैक्सीनेटेड कर दिया जाता था, घर में आपको आइसोलेट कर दिया जाता था,
तो उस दौर में मुर्शिद अस्पताल की क्या खिदमत थी आवाम के लिए? कोरोना हो या वो फ्लड हो या अगर जल्जला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद हॉस्पिटल सर फहरिस्त रहा है। अच्छा। और अपनी विसिनिटी से बाहर निकल के जाके, अगर वो केपीके में जो जल्जला आया था वहाँ जाके सर्व किया 2005 में, अभी जो फ्लड गुजरा उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 200 के लगभग जो मेडिकल रिलीफ कैंप्स किए। इसके अलावा अगर हम बात करें कोविड की जी, तो कोविड में जिस वक्त कोई भी नहीं ले रहा होता था तो मुर्शिद लेता था। अच्छा, कोई नहीं लेता अच्छा, था, मुर्शिद मेडिकल लेता कैंप था। के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, तो मैं एक दफ़ा जो कोविड है इसकी मैं बात करूं तो जिस वक्त कोविड था तो मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में था, एडमिनिस्ट्रेटर था, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब कोई पेशेंट एक्सपायर होता था, खुदा ना खास्ता जो एक्सपायर हो जाते हैं कोविड की वजह से, तो उस वक्त कोई भी लेके जाने को तैयार नहीं होता था। एक पूरी ईदी एम्बुलेंस की टीम आती थी और जो पूरी की पूरी कवर्ड होती थी, और फैमिलीज की इतने मसले होते थे और बहुत चीज़ें गड़बड़ होती थी। तो उस कंडीशन में भी मुर्शिद अस्पताल ने अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटेट किया। और उस वक्त भी अगर हम वेलफेयर की बात करें तो हम नेगेटिव में चल रहे थे, बैकलॉग इतने ज़्यादा हो गए थे जिसकी कोई हद नहीं, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है अक्सर बेस से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुखय्यर हजरात ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हमारे साथ ताउन किया और हमने कोविड में बहुत ज़बरदस्त काम किया। एक पूरा फ्लोर जो था जिसमें आईसीयूज़ थे, जिसमें जनरल वार्ड्स थे, ये सारी की सारी चीज़ें उन पेशेंट्स को दी जाती थी। वो एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक जब तक वो नेगेटिव नहीं होता था। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर जो था हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह ईपीआई का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, तो कोविड भी हमने उसमें ऐड किया और कोविड की वैक्सीनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद में जैसे जैसे अपडेट होती रही सारी चीज़ें हम। आमिर शरीफ की जानिब, जो आमिर भी हैं, शरीफ भी हैं माशाल्लाह से, मुझे बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल के बारे में काफ़ी सुना है, आज हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि मुर्शिद अस्पताल क्या है, क्या खिदमत सर अंजाम देता है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि 21 का जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए एक फोरम दिया, और पूरी टीम का थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि मुर्शिद अस्पताल की अगर मैं बात करूं तो 1985-86 में मुर्शिद अस्पताल मार्ज़ वजूद में आया। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो ये तोफैल फारूकी साहब जो थे, पीर साहब थे, जिन्होंने मदरसा दारुल तसनीफ़ 1951-52 में हब रिवर रोड मुआजगोट में जो बल्दिया टाउन में वहाँ पे बनवाया। तो उसके बाद इन्होंने अपने जो लोग थे करीब के उनको बोला, जैसे जाफ़र ब्रदर्स थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस एरिया में कोई डिस्पेंसरी लाइक कुछ ना कुछ ऐसा हो जो लोगों की सेहत के लिए काम करें। तो जाफ़र ब्रदर्स ने जो इन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया जो 1985 से शुरू हुआ और 88 में ये स्टार्ट हुआ काम करना बाकायदा। मतलब बुनियाद इसकी 85 में इसकी बुनियाद रखी गई और जब काम इसने शुरू किया तो 88 था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से अभी तक अगर मैं बात करूं तो लाखों के हिसाब से पेशेंट यहाँ से ट्रीटमेंट होके और सेहतयाब होके चले गए। और इसकी अगर हम बात करें एजुकेशन के, तो बेसिकली जो मुर्शिद थे, मुर्शिद साहब तोफैल फारूकी साहब, उन्हीं का मैसेज था जिसको मैं थोड़ा सेकंड करूंगा कि सेहत और तालीम इन दो पे काम करना है। तो तालीम तो मदरसा स्टार्ट हो गया था 1950s में, सही, और उसके बाद रस्मी तालीम जो हमारी मैट्रिक इंटर तक वो स्टार्ट हुई। फिर उसी जगह पे टेक्निकल एजुकेशन बहुत इसका स्टार्टअप हुआ, सही। इसके बाद वहीं पे नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट करवाने का बोला गया ताकि नर्सिंग केयर वगैरह सारी चीज़ें दी जाएँ। तो 1985 में जिस वक्त मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, तो एक किराए की बिल्डिंग जो थी उसमें स्कूल ऑफ नर्सिंग स्टार्ट किया गया। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त नर्सिंग स्कूल पूरे पाकिस्तान में गिनती के थे। अच्छा। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में आगा खान स्कूल ऑफ नर्सिंग था और लियाकत नेशनल स्कूल ऑफ नर्सिंग था, और अगर कराची के बाहर की बात करें तो कोयटा में एक स्कूल ऑफ नर्सिंग था। अच्छा। और चौथा जो 85 में स्टार्ट हुआ है किराए की बिल्डिंग में, वो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग था। हजारों के हिसाब से हमने नर्सेज प्रोड्यूस किए अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद ने, जो डिफरेंट इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं और खिदमत सर अंजाम। ठीक है। अच्छा आमिर शरीफ साहब, हमारे माशरे में बेतहाशा प्रोफेशंस हैं और लोग प्रोफेशन सेलेक्ट करते हुए काफ़ी देखभाल के सेलेक्ट करते हैं, तो नर्सिंग प्रोफेशन का क्या किरदार है हमारे माशरे में? लोग नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों सेलेक्ट करेंगे, मुझे बताइएगा। जैसे अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाएं तो नर्सिंग का इमेज एक बड़ा नेगेटिव था, लोग इसको ताना समझते थे। सॉरी टू से, मैं खुद नर्स हूं और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी फैमिली से हूं, और मैं बाय प्रोफेशन नर्स जब बना तो मैंने लोगों को देखा नर्सिंग में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती। तो मैंने बेसिकली, मैं पंजाब से हूँ और मैंने पंजाब से माइग्रेट किया और मैंने अपनी जो एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन मैंने लियाकत नेशनल से की, फिर मैंने एमफिल किया हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, इसके बाद मैंने मास्टर्स किया आगा खान यूनिवर्सिटी से। तो नर्सिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो पहले जस्ट डिप्लोमास हुआ करते थे। अगर हम एक सदी पीछे चले जाएं तो उस वक्त नर्सिंग एक प्रोफेशन नहीं था, जस्ट ऑक्यूपेशन था। जैसे हम किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे जाएं
तो एक बच्चा छोटू होता है, वो काम सीख रहा होता है और साल के बाद 2 साल के बाद वो अपनी शॉप खोल लेता है। तो पहले इसी तरह नर्सिंग होती थी। सही। तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जिन्होंने नर्सिंग की बाकायदा बुनियाद रखी और प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर कैरिकुलम, सारी चीज़ों को इन्होंने डिज़ाइन किया, तो फिर ये प्रोफेशन बन गया। और प्रोफेशन बनने के बाद डे बाय डे इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होती रही। अभी अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग में डिप्लोमास थे, नर्सिंग में स्पेशलिटी हैं, नर्सिंग में ग्रेजुएशन है, नर्सिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमफिल मास्टर्स हो रहे हैं, नर्सिंग में पीएचडी भी हो रही है। पाकिस्तान में 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आगा खान है और एक डाउ यूनिवर्सिटी, एक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है और एक केपीके में खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 3 जगहों पे पीएचडी हो रही है। अगर मैं टोटल नंबर में बात करूं तो जस्ट गिनती के पीएचडी नर्सेज हैं जो पाकिस्तान में हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10-12 लोग होंगे जिन्होंने ट्रू नर्सिंग में पीएचडी की हुई है। ठीक है। और पाकिस्तान मेड एक ही पीएचडी अभी तक ग्रेजुएट हुई है लास्ट ईयर, डॉक्टर खैरुन्निसा जो आगा खान से ग्रेजुएट हुई। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ें हम बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फ्यूचर में एजुकेटेड नर्सेज आएंगे जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है आमिर शरीफ साहब, बढ़ेंगे